बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इस चैप्टर को। तो फर्स्ट इसमें हम उसका इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह लास्ट चैप्टर में हमने यूवी के हवाले से बात की थी कि जो यूवी है वो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डील करता है। और उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो आईआर है कि ये वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है या वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स थ्रू बॉन्ड, इसको ये डील करता है। अच्छा, इसमें यूवी में भी आपको याद होगा हमने इस तरह का एक स्पेक्ट्रम बात की थी और उसमें हमने मुख्तलिफ जो रेडिएशन है वो क्या क्या वो काम कर सकते हैं उस हवाले से बात की थी। कि जैसे यहाँ पे आपको एक्सरेज नजर आ रही है, इसमें हमने कहा था कि ये इतनी एनर्जी हाई वाली है कि ये बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर सकती हैं। फिर यूवी को हमने कहा था कि उससे कम एनर्जी वाली है तो ये बांड को तो नहीं तोड़ सकती, लेकिन ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व हो सकती है। यूवी भी और विजिबल भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन कर सकते हैं, यानी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे शिफ्ट कर सकते हैं। एनर्जी लेवल से मुराद क्या है कि अगर हम मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं उसमें जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं उनके एमओटी डायग्राम ड्रा करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक। एमओटी उनकी डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ड्रा करें, तो और फिर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करें उन ऑर्बिटल्स के अंदर। तो उसमें जो सबसे हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसे हम होमो का नाम देते हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसी तरह जो उससे ऊपर जा रहा होता है, उससे ऊपर जो ऑर्बिटल मौजूद है जिसमें अभी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, वो खाली है, उसे हम लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लीमो का नाम देते हैं। तो होमो से लीमो में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी होती है, इसको एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। ये काम यूवी या विजिबल जो है ये कर सकते हैं, ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है आईआर, जो उससे जरा कम एनर्जी वाला है। अब इसके पास इतनी एनर्जी तो नहीं है कि ये जो दो न्यूक्लियस के दरमियान जकड़े हुए इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड की शक्ल में या पाई बॉन्ड की शक्ल में या लोन पेयर की शक्ल में, जो एक ही इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के अंदर अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करके तो इलेक्ट्रॉन को लो लेवल से हाई लेवल पे एक्साइट करवा सकें, इंफ्रारेड के पास इतनी एनर्जी नहीं है, उससे कम है। हाँ, इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये एटम्स को वाइब्रेशन वाला फिनोमिनन में कर सकती है। जो एटम्स जो हैं वो उनको वाइब्रेट करवा सकती है। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के ऊपर आप दो बॉल्स को दोनों साइडों पे जोड़ दें और फिर थोड़ा सा खींचे और छोड़े तो वो फिर टू एंड फ्रो मूवमेंट शुरू कर देते हैं, आगे पीछे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह ये इंफ्रारेड जो रेडिएशन है ये वाइब्रेशनल जो है ना वाइब्रेशन काज करती है, वाइब्रेशनल मोशन उन एटम्स की थ्रू बॉन्ड्स जो है उसको ये अफेक्ट करती है। इसके पास इतनी एनर्जी मौजूद होती है, इसलिए हम इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम भी देते हैं कि ये वाइब्रेशंस को डील कर रही होती है। तो आज की हमारी डिस्कशन जो है वो इसी इंफ्रारेड के हवाले से ही है। और इससे नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा एनएमआर का। उसमें आपको पता है ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसकी डीलिंग उसके साथ आ जाएगी कि वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है। वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे कि वो उसका क्या वहाँ फंक्शन है और कैसे काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब पहले हम बात करते हैं इंफ्रारेड के हवाले से। इसमें आपने एक पॉइंट या आपके इसमें बुक में भी नोट्स में अवेलेबल है, एक चीज तो आपने ये पॉइंट नोट करना है कि यहाँ पे कि ये वाइब्रेशनल पोर्शन ऑफ द इंफ्रारेड रीजन, यानी ये वाइब्रेशंस को डील कर रही होती है। और दूसरा इसकी वेवलेंथ की जो रेंज है वो 2.5 से लेके माइक्रोमीटर से लेके 25 माइक्रोमीटर की रेंज में, ये लैम्डा की शक्ल में। और अगर वेव नंबर की शक्ल में लें तो यहाँ वेव नंबर तो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये नेक्स्ट पेज पे ना ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 4000 से 400 पर सेंटीमीटर, ये आईआर रीजन की रेंज है। जो इंफ्रारेड रीजन है वो 4000 पर सेंटीमीटर से लेके 400 पर सेंटीमीटर की रेंज में उसकी। अब ये एमसीक्यू के तौर पे भी आपने जेहन में रखना है कि वेवलेंथ की शक्ल में तो वो 2.5 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर है।
और अगर वो वेव नंबर की शक्ल में देखें पर सेंटीमीटर तो वो फिर 4000 से 400 पर सेंटीमीटर की रेंज में आ जाता है। ठीक हो गया। एक तो ये एमसीक्यूज हो गए, दूसरा ये वाइब्रेशन के हवाले से हमारे पास एमसीक्यू आ गया। तीसरा पॉइंट है, ये इक्वेशन नीचे दिए सेकंड पैराग्राफ में रिलेशनशिप दिए हुए हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लैम्डा से कैसे रिलेशनशिप उसका है, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशनशिप है, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक हो गया। और अगर वेव नंबर को ले लें तो उसका रिलेशनशिप भी एनर्जी के साथ डायरेक्टली होता है, ई इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, एच सी और फिर आगे न्यू बार आ जाता है, ये वाला ना वेव नंबर। तो एनर्जी जो है वो वेव नंबर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वाला फार्मूला इसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। जो न्यू न्यू जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जगह सी न्यू बार लिख लिया जाएगा तो एनर्जी का फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एच न्यू जो है वो आ जाएगा एच सी न्यू बार के। ठीक हो गया। तो एमसीक्यू आपके पास यहाँ पे दो तीन बनेंगे। एक तो ये बना कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशनशिप है, एनर्जी का लेमडा के साथ क्या है। अच्छा, इसी न्यू की जगह आप ये सी ओवर लेमडा पुट कर देंगे तो एच सी ओवर लेमडा हो जाएगा, यानी लेमडा एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये एक एमसीक्यू हो गया कि लेमडा और एनर्जी इनवर्सली हैं। इसी तरह दूसरा एमसीक्यू हो गया कि लेमडा और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली हैं। तीसरा एमसीक्यू हो गया कि वेव नंबर और एनर्जी वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अच्छा, इसीलिए एक और इम्पोर्टेंट ये एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है जो ये इस पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है इसने, कि हम वेव नंबर क्यों ले रहे हैं, वेव लेंथ नहीं ले रहे ना। तो हम उससे बात करते हैं कि जब सर ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें जब हम बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ पीक्स के हवाले से कि फलां बाउंड जो फलां जगह फलां फलां जगह, तो अगर वेव लेंथ की शक्ल में लिखा हुआ हो तो कम वेव लेंथ का मतलब होगा हाई एनर्जी, उल्ट चलेगा ना। और ये बड़ी वेवलेंथ का मतलब होगा कि कम एनर्जी। तो अब वो बाण जो ज्यादा एनर्जी पे अब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, यानी उसको वाइब्रेट करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो लेमडा की शक्ल में उसकी वैल्यू छोटी होगी। लेकिन वेव नंबर चूंकि एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वेव नंबर की शक्ल में उसकी वैल्यू बड़ी ही होगी। तो जो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर कर रहा है वाइब्रेशन के लिए वो वेव नंबर की शक्ल में उसका जो वैल्यू होगी, तो जो आपने रेंज अभी बोली है 4000 से 400, उसमें उसका आंसर या वैल्यू वो भी बड़ी होगी। तो हमारे लिए इसको समझना और एक्सप्रेस करना थोड़ा इजी हो जाता है जब हम वेव नंबर की शक्ल में आईआर स्पेक्ट्रम को लेते हैं, वेवलेंथ की शक्ल में नहीं लेते। तो ये एमसीक्यू के तौर पे भी पॉइंट आपने जेहन में रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ये पॉइंट है कि आप वेवलेंथ क्यों नहीं ले रहे और वेव नंबर ही क्यों ले रहे। जैसे यूवी में भी हमने बात की थी कि वहां हम एब्जॉर्बेंस लेते हैं, ट्रांसमिटेंस नहीं लेते। ट्रांसमिटेंस के बजाय एब्जॉर्बेंस की बात कर रहे होते हैं ना लैम्डा के साथ यूवी में। ये भी हमने वहां एक सवाल बनाया था, क्वेश्चन डिस्कस किया था। इस तरह यहाँ पे भी कि वो वेवलेंथ नहीं ले रहे हम यहाँ पे अब अलोंग जो आपका एक्स एक्सिस है वेव लेंथ नहीं ले रहे बल्कि वेव नंबर ले रहे हैं, और अलोंग जो आपका वाई एक्सिस है उस पे हम इसकी एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस जो है उसको ले लेते हैं। वो अब ग्राफ आगे आएगा उसमें फिर हम डिटेल से बात करेंगे। तो एक तो ये जनरल पॉइंट हो गया, डिस्कशन होगी कि आईआर जो है वो स्पेक्ट्रम की रेंज क्या है और उसके रिलेशनशिप क्या है और वो डीलिंग किसके साथ करता है। उसके बाद आगे है इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब ये एक इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी है और लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं, शॉर्ट में ज्यादा ये चीज ना इम्पोर्टेंट बन जाती है कि आपका आईआर जो एब्जॉर्प्शन होनी है। तो आईआर एब्जॉर्प्शन होती है तो आगे वो करती क्या है। नंबर एक, आईआर रेडिएशन आप एक मॉलिक्यूल के ऊपर फेंकी है तो उन्होंने जाके वहां एब्जॉर्प्शन की है, एब्जॉर्प्शन हो गई है। तो एब्जॉर्प्शन होके उन्होंने क्या किया, उनका अगला काम क्या था फिर। अच्छा, इस एब्जॉर्प्शन में कोई खास रूल है, कोई कंडीशंस हैं कि ये कंडीशंस फुलफिल होंगी, ये चीजें पूरी होंगी तो फिर हम हमारी ये बात जो है ना वो ये अब्जॉर्प्शन हो सकती है, वरना ये कंडीशन ना पूरी नहीं होगी तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो ये दो चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये डिस्कस करेंगे कि जो अब्जॉर्प्शन हो रही है वो कर क्या रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है। दूसरा, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कंडीशंस कौन सी हैं जो पूरी होंगी
तो वो एब्जॉर्प्शन होगी, वरना वो एब्जॉर्प्शन जो आईआर की रेडिएशन है वो मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक हो गया। उसमें फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ये आपके इस पैराग्राफ में सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है ना जुमला, कि जी मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड टू हाई एनर्जी स्टेट व्हेन दे अब्सॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, कि जब आप माली रेडिएशन फेंकते हैं तो वो हाई एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं। हाई एनर्जी स्टेट से मुराद यहाँ एब्जॉर्प्शन है, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं एक्साइटेशन हो रही, वो हमने बात अभी कर ली कि इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल पे ये शिफ्ट करने की सलाहियत आईआर नहीं रखती। ठीक हो गया, सिर्फ मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कर से। अब ये हाई एनर्जी स्टेट से मुराद वाइब्रेशनल स्टेट है, कि पहले वो लो एनर्जी वाली वाइब्रेशन पे चल रहे थे, अब वो हाई एनर्जी वाइब्रेशन पे चले गए हैं। ठीक हो गया, ये ऐसे समझ लें इस पॉइंट को मैं समझाने के लिए, एक स्प्रिंग जिसके दोनों कोनों पे दो बॉल्स आपने अटैच की हुई हैं और वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहे हैं आगे पीछे, आप इसको थोड़ा खींच दें और तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे, यानी आपने उसको एनर्जी ट्रांसफर की है, तो वो उसकी और ज्यादा मूवमेंट यानी उसकी तेज हो गई है, वाइब्रेशन की स्पीड या एनर्जी बढ़ गई है। तो यहाँ मुराद भी यही है कि पहले वो आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेशन उनकी चल रही थी, लो एनर्जी के साथ चल रही थी, अब आईआर जब अब्सॉर्ब हो गई है तो अब वही वाइब्रेशन ज्यादा तेजी के साथ होना शुरू हो जाती है, ज्यादा एनर्जी के साथ होना शुरू हो जाती है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, कि ये जो अब्जॉर्प्शन है तीसरी लाइन के शुरू में लिखा हुआ है क्वांटाइज्ड प्रोसेस है, कि ये अब्जॉर्प्शन का फिनोमेना फिक्स है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मुराद ये है कि एक खास टाइप का जो बॉन्ड है उसने जो आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, उसने वही एब्जॉर्ब करनी है, उसके अलावा वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक हो गई। अच्छा, इसमें अब वो जो उसने खास एब्जॉर्ब करनी है वो अब किस पे डिपेंड कर रही है? आप कहेंगे कि सर जाहिर बात है, एक सिग्मा बाड है, हमने एटम्स को वाइब्रेट करवाना है, तो सिग्मा बाड जरा मजबूत बाड है, इस मजबूत बाड को वाइब्रेट करवाने के लिए थोड़ी एनर्जी जो है वो ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस ने दोनों इलेक्ट्रॉन को बड़ी मजबूती से बांधा हुआ है और वे खास डिस्टेंस के ऊपर बड़े स्टेबल शक्ल में मौजूद हैं। लेकिन मैं उसको आगे पीछे मूव करने का मतलब ये है कि आप उसकी बाड एनर्जी को चेंज करना चाह रहे थे ना, जब आप पीछे दूर लेके जाएंगे तो बाड लेंथ ने बढ़ जाना है, करीब लेके आएंगे तो बाड लेंथ ने कम हो जाना है, तो इस चक्कर में फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो डिस्टर्ब होगी, तो जो मजबूती से जकड़े हुए होंगे उनको फिर डिस्टर्ब करना भी थोड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए फिर एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। अब जो उसकी निस्बत से कह लें कि वीक बाड है, ठीक। अब अच्छा, सिग्मा बाड में भी कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे आपका एस और एस ऑर्बिटल का बाड है, एक पी और पी ऑर्बिटल का बाड है। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें आप कंपैरिजन करते हैं तो उसमें आप देखें ना, एस और एस ऑर्बिटल का बना हुआ बाड जरा मजबूत बाड होता है, और जो एस पी के दरमियान बना हुआ है वो कमजोर है, पी पी वाला और ज्यादा वीक हो जाता है। तो उसमें यानी आपकी बाड लेंथ जो है वो ज्यादा होती जा रही है ना, न्यूक्लियस से वो लूप्स, पी ऑर्बिटल के जो लूप्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, वो बाड लेंथ ज्यादा होती जाती है, तो बाड की स्ट्रेंथ भी अफेक्ट होती जा रही है। तो सिग्मा बाड भी कई तरह के हैं, लेकिन उसमें भी हर एक की बाड एनर्जी मुख्तलिफ है, उनके साइज की बेस पे और नेचर ऑफ ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने की बेस पे। ठीक हो गया। तो इस वजह से उनकी फिर जो ये एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना है, जो एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी चाहिए वो भी उनकी मुख्तलिफ होगी। जैसे दो आयोडीन आयोटीन आई टू का मालिक्यूल हो, दो आयोडीन के दरमियान जो बांड बना हुआ है, अब ये कमजोर बांड है। अच्छा, और उसमें आप देख, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़े हैं, और अगर क्लोरीन वाला ले लें, सी एल को ले लें, तो क्लोरीन वाला बॉन्ड आप कहेंगे सर ये सारा साइज छोटा है, तो या फ्लोरीन को ले लेंगे तो उसका साइज और छोटा है, तो उनके दरमियान बना हुआ सिग्मा बॉन्ड जो है वो जरा मजबूत बॉन्ड होगा, उसको वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए जब आप आईआर स्पेक्ट्रम को देखते हैं ना, तो उसमें जैसे आयोडीन की मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है, इसकी वाइब्रेशन आती है 500 के पास ना, 500 के राउंड अबाउट। जो ब्रोमीन है उससे जरा छोटा कैलो एटम है, तो उसकी वाइब्रेशन जो है वो 600 पे आ जाती है, क्लोरीन की 700 पे चली जाती है, और कार्बन फ्लोरीन लेंगे तो वो 1000 से ऊपर चली जाती है। तो यानी साइज छोटा हो रहा है तो वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बदल रही है, इसलिए फिर उसको वाइब्रेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी चेंज होती जा रही है। तो क्वांटाइज प्रोसेस मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है तो किस तरह का है, किन एटमों के दरमियान है, पाई बॉन्ड है तो कैसे है, इसी तरह। तो इस तरह इनकी यानी नेचर ऑफ द बॉन्ड पे डिपेंड करते हुए ये जो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी वो फिक्स होगी, क्वांटाइज्ड है, फिक्स है। इस फिक्स का ही हम फायदा उठाते हैं। किस क्या फायदा उठाते हैं?
उस एटम की नेचर के बाद, उस बॉन्ड की नेचर के बारे में पता चलाने के लिए। मतलब एक अननोन कंपाउंड मुझे दे देते हैं, तो मैं IR स्पेक्ट्रम लेके मैं उनके अंदर मौजूद बॉन्ड्स का पता चला लेता हूँ कि इसमें फलां फलां तरह के बॉन्ड है, ये जो वैल्यूज आ रही है ये फलां बॉन्ड की वैल्यू यहाँ पे आती है, तो इस मॉलिक्यूल में फलां बॉन्ड मौजूद है। ठीक हो, तो इस तरह यानी हमें ये क्वांटाइज प्रोसेस बड़ा हेल्पफुल होता है कंपाउंड के अंदर मौजूद फंक्शनल ग्रुप्स का पता चलाने के लिए। दूसरे पॉइंट MCQ के तौर पे, कि जो एनर्जी चेंजेस हैं इंफ्रारेड रेडिएशन के हवाले से, वो 8 से लेके 8 to 40 किलो जूल पर मोल इस रेंज में मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। ये तीसरा है, ये वाइब्रेशन तो हमने बात कर ली कि या रेडिएशन जाएंगी तो वाइब्रेशंस होंगी। वाइब्रेशन में फिर वो कहता है कि दो तीन टाइप्स हैं, जैसे मेन तो दो हैं, एक स्ट्रेचिंग है और दूसरी बेंडिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। अभी आगे हम बात करेंगे, स्ट्रेचिंग में भी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, बेंडिंग में भी तीन चार टाइप्स आ जाती हैं, वो आगे फर्दर डिस्कशन आएगी। तो मेन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो वाइब्रेशंस हैं उसमें या तो स्ट्रेचिंग हो सकती है कि एटम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, या एक दूसरे के करीब आ रहे हैं बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, स्ट्रेचिंग है। और बेंड होता है कि जैसे दो बॉन्ड्स को आप बेंड कर दें, बेंड मतलब मोड़ना होता है कि बॉन्ड लेंथ में फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनके दरमियान बॉन्ड एंगल जो है ना उनमें थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, बॉन्ड एंगल के चेंज आ रहे हैं, इस वजह से उसको हम बेंडिंग का नाम देते हैं। जैसे इसकी अगर मैं आपको शक्ल दिखाऊं, तो ये देखना, ये स्ट्रेचिंग है कि ये एटम हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे की तरफ जाएं, ये एक दूसरे से दूर जाएं, तो ये स्ट्रेचिंग है। बेंडिंग में ये इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो ये बेंडिंग होगी ना, ये इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो छोटा होता जाएगा, या दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल बड़ा होता जाएगा, इसको बेंडिंग का नाम देते हैं। तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दो तरह की यानी हमारे पास वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसीज पाई जाती हैं जो एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक हो गई, एक पॉइंट हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, ये तो बात हमने कर ली कि वो IR जो है उसके लिए वो एक क्वांटाइज प्रोसेस है। दूसरा हमने बात कर ली कितनी एनर्जी की रेंज चाहिए। तीसरी हमने बात कर ली कि वाइब्रेशंस कौन कौन सी इन्वॉल्व। अब अगली बात आती है कि कौन सी रेडिएशन वो जो एब्जॉर्ब कर रही है जिसने आगे होना है, उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या चीज मैच होनी चाहिए, क्या चीज वहां मौजूद होनी चाहिए, तो ये IR एब्जॉर्ब होगा वरना नहीं होगा। उसमें इसने दो तीन पॉइंट लिखे हैं। एक पॉइंट तो आपका ये है कि वो, ये वाला जुमला जहाँ पे मेरा कर्सर है, कि वो IR रेडिएशन आपकी जज़ब होगी जो मैच करेगी नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल से, कि जो मॉलिक्यूल नेचुरली वाइब्रेट कर रहा है उससे जो मैच करेगी, उस नेचुरल से वो जो मैच कर जाएगी IR की रेडिएशन वो एब्जॉर्ब होगी, जो मैच नहीं करेगी वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसमें पहला जुमला हमारा आता है भी नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है कि एटम्स नेचुरली खुद ब खुद पहले ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसका यही मतलब होगा। तो वो वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या रीजन बनती है, इसको हम ड्रा करके भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसे पता। इसमें आप सपोज करें कि जैसे ये हमारे पास बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन ले लें। ठीक है, ये कार्बन इस तरह मौजूद है और इस तरफ आपके पास कह लें कि क्लोरीन मौजूद है। ठीक है, अच्छा इसमें आपको पता है दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, यानी एक डाइपोल पोल बने होंगे। ठीक हो गए, पोल्स को हम इसमें अगर हम अ, ये डायरेक्ट पार्शियल, ठीक है, पॉजिटिव, एक तरफ आपके पास पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे आ गए, और दूसरी तरफ आपके पास पार्शियल नेगेटिव आ जाते हैं। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर के वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा अब इसमें देखें कि ये जो पोल्स हैं, इन पोल्स की वजह से ये एटम्स अपनी अपनी जगह पे स्टिल नहीं होंगे। क्या होगा कि ये दरमियान में जो शेड पे इलेक्ट्रॉन है उसको ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच रही है। ठीक हो गया, यानी कार्बन भी जहर बाद उसकी तरफ खींचे चले जा रहे होंगे। अच्छा फिर ये जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है कि उसने छोड़ना तो नहीं है, उसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इस जो पुल वाला सिस्टम चल रहा है, इसमें कभी वो क्लोरीन की तरफ कभी वो इधर, तो इस चक्कर में ये बॉन्ड लेंथ कभी कम हो रही है और कभी
ज्यादा हो रही है। इस कम और ज्यादा होने को ही हम वाइब्रेशन का नाम दे रहे हैं कि क्लोरीन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ कभी छोटी कभी ज्यादा, मतलब कि क्लोरीन और कार्बन एक दूसरे की तरफ कभी जा रहे हैं और कभी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, यानी कभी ऐसा हो रहा है कि कार्बन भी इस तरफ आ रही है और क्लोरीन भी इस तरफ आ रही है, और कभी ये हो रहा है कि क्लोरीन भी दूर जा रही है और कार्बन भी उससे दूर जा रही है, तो एक दूसरे के यानी सेम या अपोजिट दोनों तरफ मूव कर रहे हैं। तो बॉन्ड लेंथ कभी छोटी हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, तो ये एक नेचुरल उसकी वाइब्रेशन चल रही है जिसमें बॉन्ड लेंथ छोटी बड़ी होती जा रही है। और वो क्यों हो रही है, वो हमने बात की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, वहां पे डाइपोल मौजूद होने की वजह से ये काम हो रहा होता है। अब जब आईआर की रेडिएशन आती है तो वो इस वाइब्रेशनल जो ये नेचुरली चल रही है इससे मैच उसको होना चाहिए, यानी उसकी एनर्जी जो है वो वाइब्रेशनल जो आईआर आ रही है वो इससे मैच होनी चाहिए, इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच होनी चाहिए। जब वो मैच होती है तो फिर वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है। एब्जॉर्प्शन होने का मतलब कि ये वाले जो एटम पहले आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहे हैं अब और ज्यादा तेजी से आगे पीछे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी स्टेट है वो चेंज हो गई है। पहले वो लो स्टेट पे था, आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहा था, अब हमने उसको उठा के हाई स्टेट पे ले गए, ज्यादा एनर्जी वाली वाइब्रेशन पे वो चला गया। ठीक हो, तो एक तो ये बात आ गई कि नेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए। आप समझे कि कंडीशन में हम बात करें, पहली कंडीशन क्या है आईआर की एब्जॉर्प्शन की, कि आईआर की रेडिएशन जो है वो नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच होनी चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो वो करती क्या है, इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, जो भी हमने बात की कि पहले जो आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहे थे अब वो और तेजी से वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं, उनकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एक दूसरे से ज्यादा दूर फिर ज्यादा करीब और स्पीड भी ज्यादा हो जाती है। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पहले की निस्बत से ज्यादा होगी, लो लेवल से हाई लेवल पे उसको उसने एनर्जी ट्रांसफर करके पहुंचा दिया। ठीक हो गया, तो एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई मैचिंग वाली। दूसरी कंडीशन क्या है कि इस मैचिंग के अलावा और क्या होना चाहिए कि जो डायपोल मोमेंट वहां पे मौजूद होना चाहिए, एक शर्त। अच्छा, डायपोल मौजूद मोमेंट मौजूद है और वो इस तरह है कि वो जो चेंज हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ डायपोल मोमेंट जो है वो चेंज हो रहा है उन्हीं वाइब्रेशनल मोशन की वजह से। जब डाइपोल, हमने अभी बात की कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो ये आगे पीछे मूव करेंगे। अच्छा, डिफरेंस होगा तो डाइपोल भी बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्रिएट हो जाएगी। तो डाइपोल मोमेंट होने के लिए वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का होना जरूरी है। डिफरेंस होगा तो वाइब्रेशनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, डाइपोल मोमेंट भी वहां पे डाइपोल भी बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट भी उसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, वो डाइपोल मोमेंट अब चेंज होगी, क्यों चेंज होगी, क्योंकि ये बार बार वाइब्रेट कर रहे हैं, उस वाइब्रेशन की वजह से ये डिस्टेंस उनके दरमियान कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है। और आपने पढ़ा हुआ है डाइपोल मोमेंट का फार्मूला पढ़ा ना, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, फार्मूला उसका ना डाइपोल मोमेंट का, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू क्यू से मुराद चार्ज, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, कि उन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है ना वो कितना। अब जहाँ पे आप यहाँ जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो बार बार चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो डायपोल मोमेंट भी चेंज होती जा रही है लगातार। ठीक हो गया, तो वही बात हमने यहाँ पे उसने लिखी है कि एक तो ये बात होगी कि डायपोल मोमेंट आपका वहां होगा, फिर डायपोल मोमेंट भी टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, जब जब वाइब्रेट करेंगे तो वो चेंज भी होगा। अच्छा, जब वो चेंज हो रहा है तो वही आईआर एब्जॉर्प्शन को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखेगा। तो ओवरऑल अब हमारे पास इसमें कंडीशन क्या निकली, एक तो ये कि वो एटम नेचुरली वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी रखता हो, और वो तभी मुमकिन है कि जब उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। ठीक हो गए। अच्छा, डिफरेंस एक एक कंडीशन होगी, दूसरी उसके पास डायपोल मोमेंट हो वो भी चेंज हो रही हो टाइम के साथ साथ। जब डिफरेंस होगा तो एटम वाइब्रेट करेंगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी वहां आ जाएगी और डायपोल मोमेंट भी आ जाएगा, और वो डायपोल मोमेंट टाइम के साथ चेंज भी हो रहा होगा, और उसकी चेंज होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। यानी डायपोल मोमेंट के चेंज होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसी जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है
उसी के बराबर होगी। और वो जब आने वाली आई आर से मैच हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन शो हो जाएगी, और आपका वो एटम जो पहले आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहे थे अब वो और तेजी से वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। तो ये इसकी बेसिक कंडीशन आ गई कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो, डायपोल मोमेंट हो, डायपोल मोमेंट की जो चेंज होने की फ्रीक्वेंसी है वो भी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो भी आने वाली आई आर से मैच होनी चाहिए, तो वो एब्जॉर्प्शन होगी, तो आपका वो लो लेवल से हाई लेवल पे मूव कर जाएगा। और अगर ऐसा ना हो, यानी डायपोल मोमेंट वहां मौजूद नहीं है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जैसे एक जैसे एटम, एक जैसे एटमों के दरमियान बनने वाले बॉन्ड जो होंगे वो आई आर एक्टिव नहीं होंगे, उनको हम नाम देते हैं आई आर इनएक्टिव कंपाउंड्स। जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया कि सिमेट्रिक बॉन्ड्स, जैसे H2Cl2, ये आई आर को एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेंगे। ठीक हो गया। उसकी वजह जो अभी बात हमने की कि बॉन्ड मस्ट प्रेजेंट एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल, जो डाइपोल मोमेंट अभी हमने कहा उसके पास होनी चाहिए, और वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होना चाहिए एज द इनकमिंग रेडिएशन। जो आने वाली रेडिएशन है वो उसकी चेंज इलेक्ट्रिकल डाइपोल या डाइपोल मोमेंट की जो चेंज होने की फ्रीक्वेंसी उससे मैच होना चाहिए। तो वो जब वो होगा ही नहीं, डाइपोल मोमेंट ही वहां नहीं होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होगा, तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल डाइपोल नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी उसकी कुछ नहीं होगी, मैचिंग वाला फिर फिनोमेना भी नहीं हो सकेगा, तो आई आर एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकेगी। इसलिए जितने सारे कंपाउंड जिनमें ये काम प्रोसेस नहीं होता, यानी सिमेट्रिक बॉन्ड उसे हम बोलते हैं, सिमेट्रिक बॉन्ड मतलब जिसकी दोनों साइडें एक जैसी हैं। तो सिमेट्रिकल कंपाउंड या सिमेट्रिक बॉन्ड जो है, या स्यूडो सिमेट्रिक भी बोलते हैं हम, कि एग्जैक्ट सिमेट्रिकल तो नहीं है लेकिन इतना ज्यादा फर्क भी नहीं है। जैसे देख रहे हैं, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ये सीडो सिमेट्रिकल है कि एक तरफ मिथाइल मिथाइल तो सेम है, लेकिन एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल है, तो इसके आने से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सीडो सिमेट्रिकल है, तो ये भी इस कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ये आपको आई आर में नजर नहीं आएगा। इसी तरह ये अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड जो है ये भी माइन्यूट सा फर्क है, एक सिर्फ CH3 का एक तरफ, इस वजह से ये सिमेट्रिकल एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन स्यूडो सिमेट्रिकल आता है। इसका मतलब ये कि इसमें आई आर एब्जॉर्प्शन करने की सलाहियत नहीं है। ठीक हो गई। चलिए यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट फिर इसके यूजेस डिस्कस करते हैं।